हेलो एवरीवन, मैं हूं अगम तिवारी और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैकेनिज्म में। तो हम लोग पहले ही चैप्टर 1 को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम लोग को 5 लॉ पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने 2 लॉ को पढ़ लिया है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को और लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। ये 2 लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 2 लॉ को हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे और रिवाइज करेंगे, फिर आगे के लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। तो जब हम पहला लॉ पढ़े थे कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अगर कोई रिएक्टेंट है ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो मास ऑफ क्या होता था, मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता था वो इक्वल होता था मास ऑफ प्रोडक्ट के। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कांस्टेंट मास कंजर्वेशन। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग होता था कि मास ऑफ रिएक्टेंट होता था मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये चीज़ हम पढ़ा था किसमें? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में। अब दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो हम लोग कह रहे थे कि अगर कोई एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक, तो ये मिल के क्या करते हैं कि ये हमेशा, ये हो गया इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, ये 2 हो गया और इसका 16 हो गया, तो ये हमेशा 2:16 की रेशियो में रहेगा, चाहे 2:16 या 1:8 के। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन की। तो इसमें हम लोगों ने बताया जाना था कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कोई 2 एलिमेंट है, वो कंबाइंड करके एक कंपाउंड बना है, मान लो ये H2O बना रहा है, तो इसका जो रेशियो होगा, इसका 2 मास है 2 और इसका क्या है, एटॉमिक मास है 16। तो हमेशा ये क्या रहेगा, 2 रेशियो जो इसका होगा 2:16 के रेशियो में या 1:8 की रेशियो में हमेशा रहेगा। और हम लोगों ने क्या कहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ किसके, सोर्स के फ्रॉम विच इट ऑब्टेन, किसके रिस्पेक्टिव सोर्स फ्रॉम विच इट ऑब्टेन्ड। और दूसरा क्या कहेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसके, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स फ्रॉम विच इट ऑब्टेन्ड और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। या सोर्स कहीं से भी लिया गया हो, तो हमने बताया था कि ये वाटर का है, वाटर आप कहीं से नदी से लें, कहीं तालाब से लें, या आरओ वाटर ले, या कहीं से भी ले। तो वाटर अगर प्योर वाटर रहेगा तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:8 या 2:16 ही रहेगा। ये क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। ये क्या कौन बताता था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसी 2 रूल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया है कि 2 एक्सपेरिमेंट विथ FeO इज डन फॉर इट्स रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 चीज होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड से निकलना। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक डेफिनेशन है। इसके कई और डेफिनेशन है, लेकिन एक डेफिनेशन है कि जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और रिडक्शन होगा तो ऑक्सीजन वहां से रिमूव होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिडक्शन विथ डन फॉर इट्स रिडक्शन, रिडक्शन यहाँ हो रहा है। तो कैसे हो रहा है कि अगर हम 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड ले रहे हैं तो ये कितना दे रहा है, 1.68 आयरन दे रहा है। यहाँ से आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, आयरन दे दिया। फिर क्या कहेंगे, 2.9 ग्राम ऑफ FeO जब हम लोग ले रहे हैं तो ये 2.03 आयरन दे रहा है। यहाँ से भी आयरन ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसका अगर हम लोग लिखें रिएक्शन, तो 2Fe दे रहा है, 2FeO दे रहा है, 2Fe प्लस ऑक्सीजन गैस दे रहा है। ये क्या कर रहा है, जब 2FeO हम लोग ले रहे हैं तो 2 आयरन दे रहा है और ये ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड था, इससे क्या कर रहा है, माइनस ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये क्या दे रहा है, यहाँ पे आयरन मिल जा रहा है।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निकल रहा है, इसलिए ये इसका क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है। आयरन से ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो अब हम ये रिडक्शन देख लिए, तो अब ये क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट 1 में ये क्या बोल रहे हैं कि जब एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हमको मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट 1 में मिल रहा है कि हम लोग 2.4 क्या लिए, 2.4 ग्राम ले लिए हम लोग। यहाँ पे अगर बात करें आयरन ऑक्साइड की, आयरन ऑक्साइड यहाँ लिख दे हम लोग आयरन की, और यहाँ कर दे ऑक्सीजन। तो अगर हम लोग 2.4 ग्राम ले रहे हैं आयरन ऑक्साइड की, 2.4 ग्राम, तो ये कितना आयरन मिल रहा है, 1.68 मिल रहा है। ठीक, ये आयरन मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट 2 की बात करें, एक्सपेरिमेंट 2 की, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 2.9 ग्राम ले रहे हैं आयरन ऑक्साइड, तो हमको मिल रहा है 2.03 ग्राम क्या आयरन। तो अब देखिए हम लोग किस में पढ़ा था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में हम लोग पढ़ा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो ये रिएक्टेंट ये है, यहाँ पे देखिए ये रिएक्टेंट है आयरन ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट है। तो इनका मास मिलके हम किसके बराबर, इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए यानी इसका अगर हमको मास चाहिए तो क्या करेंगे, ये पूरे रिएक्टेंट में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये ऑक्सीजन का मिल जाएगा। तो माइनस करिए, तो इसको जब माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या मिल रहा है, 0.72 मिलेगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.72, और यहाँ पे क्या होगा, 0.87 मिलेगा। ठीक, आप लोग करके यहाँ पे देख सकते हैं इसको, यहाँ पे 0.72 मिलेगा और यहाँ पे 0.87 मिलेगा। तो अब हमको क्या मिल गया, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आयरन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये चीज़ हम लोग पता कर लिए। तो अब क्या कर रहा है, देखिए दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, या तो हम ये ले रहे हैं या तो ये ले रहे हैं। ठीक, रिडक्शन करा रहे हैं, 2 एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, या तो कोई भी एक ले रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा कि ये कैसे चेक करेंगे, कौन सा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के हिसाब से देख लिए कि मास हम लोग निकाल लिया ऑक्सीजन का। तो अब हमको पता करना है कि ये कौन सा लॉ यहाँ लग रहा है, ये किस लॉ के हिसाब से हो रहा है। तो इसको पता करने के लिए देखिए हम लोग 2 लॉ पढ़े हैं, एक लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। तो इस अनुसार हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ लागू हो रहा है कि नहीं। तो अगर ऐसा लागू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में क्या बोले थे कि हम लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या होता था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कोई भी हो, जो रेशियो होता था ना वो फिक्स्ड होता था। तो यहाँ पे इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि ऑक्सीजन और आयरन का रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन को वर्क करेगा। ठीक, तो अब देखिए अगर हम लोग इसका करें कि यहाँ आयरन, मास ऑफ आयरन डिवाइडेड मास ऑफ यहाँ ऑक्सीजन का मास रेशियो ले लिए, ये एक्सपेरिमेंट 1 के लिए कर दिए, और ये यहाँ पे क्या कर दिए, अगर एक्सपेरिमेंट 2 में अगर हम लोग करेंगे कि लॉ ऑफ यहाँ पे आयरन का मास हो गया डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ऑक्सीजन का मास हो गया। अगर ये दोनों इक्वल आ जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लागू हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ हम लोग इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए पहले में क्या दिया है, 2.4 या 1.68 आया है। देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आयरन का मास है 1.68 ग्राम, 1.68 ग्राम आया है आयरन का, और ऑक्सीजन का आया है 0.72। फिर इक्वल्स टू करेंगे तो 2.03, फिर क्या करेंगे डिवाइडेड बाई है 0.87। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा, ये भी मिलेगा 1:1 डिवाइडेड बाई 2.33, और ये भी क्या होगा 2.33। तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1:2.33, और यहाँ भी होगा 1:2.33। तो ये दोनों रेशियो क्या हो जा रहा है, सेम आ जा रहा है। तो यहाँ पे कहेंगे कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लागू हो रहा है।
तो आप लोगों ने इसका दोनों का देख लिया लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से क्या किए हम लोग इसका निकाल लिए, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो रिएक्टेंट साइड का ये था और प्रोडक्ट में एक दे दिया था, दूसरे का नहीं दिया था, तो ये टोटल में से इसको माइनस किए तो हम लोग को इसका पता चल गया। तो इससे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का हम लोग यहाँ रूल लगाए, इससे पता चला। और ये चीज़ यहाँ से आगे हम लोग ने सॉल्व किया, ये बताया ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को भी फॉलो कर रहा है। तो अब आप क्या बताएंगे, तो इसमें देखिए जेई और नीट में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो जेई नीट वाले कैसे पूछेंगे और या बोर्ड वाले कैसे पूछेंगे, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो बोर्ड वाले कह देंगे ना कि प्रूव दैट दिस एक्सपेरिमेंट फॉलो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये कौन पूछेगा, बोर्ड वाले पूछेंगे प्रूफ करो। तो प्रूफ कैसे करोगे, ऐसे एकदम सेम लिखोगे कि ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, और हम लोग कैसे दिखाए कि जब इनका रेशियो निकाला हम लोग तो दोनों रेशियो क्या बराबर था। आयरन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो था वो दोनों एक्सपेरिमेंट में इक्वल था। यही कहता है ना कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्स फ्रॉम विच ऑब्टेन्ड। तो आयरन और ऑक्सीजन या तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से निकला है या इस एक्सपेरिमेंट से, दोनों में क्या होगा, रेशियो बराबर निकल गया। तो ये कहेंगे लॉ ऑफ मास या लॉ, तो ये कहेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे हो रहा है, तो ये प्रूव कर देंगे। अब देखिए दूसरा अगर जेई नीट पूछना होगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा ना कि ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट दिया है, तो आप ये बताइए कि ये किस लॉ को फॉलो करता है। ये पूछ देगा कि किस लॉ को फॉलो करता है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑप्शन में दे देगा किस लॉ को फॉलो करता है। तो ऑप्शन में अगर दे दिया कि फॉलो कर, अगर ऑप्शन पूछ रहा है तो आप क्या बता देंगे कि ऐसे ऑप्शन पूछेगा। तो जे नीट वाले पूछ देंगे कि ऑप्शन दे देंगे ऐसे, फर्स्ट ऑप्शन में कहेंगे कि ये फॉलो करता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को, दूसरा कह देंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और तीसरा कह देगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या चौथा कह देगा कि लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये चार ऑप्शन दे देगा, कह देगा यही क्वेश्चन देखिए कि कौन सा लॉ को ये जस्टिफाई करता है। तो आप ऐसे चेक करेंगे और चेक करने के बाद बताएंगे कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन को ये जस्टिफाई करता है। तो इस टाइप के दो क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से दोनों लॉ को समझ गए कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहले वाले भी वीडियो में आपको मैंने दो एग्जाम्पल कराए थे, तो वो हो गए और ये हो गए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली। और बाकी मैं एक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का क्या करूँगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हर टाइप का जेईई नीट और बोर्ड रिलेटेड सब क्वेश्चन लगवाऊंगा। तो अब आगे हम लोग बात करेंगे, अब बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या होता है, ये क्या थर्ड लॉ है। दो लॉ को हम लोग पढ़ लिए थे, थर्ड वाले में क्या है, तीसरे लॉ में क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। तो इसमें आप देखेंगे कि टू एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। क्या कह रहा है कि टू एलिमेंट क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है मोर देन वन कंपाउंड, देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल रेशियो ऑफ अनदर। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे कह रहा है कि एक मान लो हाइड्रोजन ले लिए, ठीक। हाइड्रोजन को हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन को हम लोग ये फिक्स्ड कर दिए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं। ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट हो गया और ये भी, इधर भी ऑक्सीजन से, ठीक। तो इसको फिक्स कर दिया और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कर रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ बनाए H2O, इसका ले लिए हाफ, ठीक। इसका ले लिए हाफ वॉल्यूम ले लिए, और इसका क्या कर रहे हैं, इसका ले लिए हैं वन, पूरा वन वॉल्यूम। तो यहाँ बन जा रहा है H2O2 बन जा रहा है। यहाँ जब हाफ लिए तो यहाँ H2O बना और यहाँ
पूरा ले लिए तो क्या हो गया, H2O2 बना। तो कह रहा है कि फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, दो जो ऑक्सीजन दो कंपाउंड बनाया किसके, एक फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट से, विच कंबाइंड विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए सिंपल रेशियो ऑफ वन अदर। तो ये क्या कह रहा है कि ये ऑक्सीजन जो है, ये जो फिक्स्ड मास से कर रहा है दो अलग अलग रेशियो में, अगर हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन से साथ करा रहे हैं तो ये जो बना रहा है, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में होगा। ठीक, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्या होगा, एक सिंपल रेशियो को बियर करेगा। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे देखिए ये 2:16 में है और यहाँ पे 2:32 में रेशियो में है, तो अगर इसको, ये वाला तो फिक्स्ड वाला हो गया, तो फिक्स बात नहीं क्या, जो वेरिएबल है वो, तो इसको और इसको जब हम लोग देखेंगे तो 16/32 की रेशियो में आएगा, या कह सकते हैं 1:2 की रेशियो में ये क्या होगा, एक सिंपल रेशियो को बियर करता है। ये क्या करता है, सिंपल रेशियो को बियर करता है। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोग कार्बन है, ठीक, यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बात करेंगे एक दूसरे एग्जांपल की। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, यहाँ भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दिया, ऑक्सीजन ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका हाफ ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बनेगा CO बनेगा। ठीक, अगर एक पूरा वॉल्यूम ले रहे हैं तो ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ रेशियो इसका क्या है, 12:16 का रेशियो है, और यहाँ पे क्या है 12:32 का रेशियो है। तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक सिंपल रेशियो को दिखाएगा। तो यानी ये देखिए इसका है 16, इसको 32, तो ये क्या है 1:2, ये भी क्या है, एक सिंपल रेशियो में है। तो ऐसे ही और कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप देख सकते हैं। इस पे मैं न्यूमेरिकल भी आपको लगाऊंगा ताकि ये बात क्या हो और क्लियर हो आपको। तो ये आप लोगों ने लॉ को देखा, इस पे और कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा और इसको और अच्छे से समझाऊंगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लॉ के बारे में। तो नेक्स्ट लॉ आप देखेंगे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन डेफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट A combined with two other elements B and C to form two compounds, and if B and C also combine to form a compound, their combining masses are in same proportion or bear a simple ratio, the mass of B and C combined with a constant mass A। अब इतना लंबा चौड़ा का क्या मतलब है, तो एकदम छोटा छोटा इसको टुकड़े टुकड़े में तोड़ के हम लोग समझेंगे इस बात को। तो देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन ए डेफिनिट मास ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट A मान लीजिए, ठीक, डेफिनिट मास है इसका, ये मास फिक्स्ड है, क्या करता है, कंबाइंड विथ टू अदर एलिमेंट, दो अदर एलिमेंट से कंबाइंड कर रहा है। मान लीजिए ये एक B से कंबाइंड किया और ये क्या किया, एक C से कंबाइंड किया। ठीक, तो फिर क्या कर रहा है, कंबाइंड बाय टू एलिमेंट B एंड C टू फॉर्म टू कंपाउंड, क्या दो कंपाउंड बना रहा है, A B ये बना लेगा, A और B मिलके AB, और ये क्या है, A और C मिलके AC, दो कंपाउंड बना ले रहा है। ठीक, कंपाउंड, एंड इफ B एंड C आल्सो कंबाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड, और यदि कह रहा है कि ये B और C दोनों मिलके एक और कंबाइंड नया कंपाउंड बना दिए BC। ठीक, ये दोनों मिलके BC बना दिए, तो B एंड C कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड, देयर कंबाइनिंग मासेज आर इन सेम प्रोपोर्शन। तो कह रहा है कि इनकी जो कंबाइनिंग मास है वो इन सेम प्रोपोर्शन होगा। तो यदि A का मास हम लोग 2 वॉल्यूम ले लें और इसका 1 वॉल्यूम ले ले, तो देखो, और ये इसका फिक्स्ड ले लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 1 ले लीजिए इसका, तो यहाँ पे हो गया 1:2 में। ठीक, और यहाँ पे हो गया 1:, इसको 3 मान लीजिए, 1:3 में। ठीक, तो जो BC बनेगा ना, तो इसका ये B हो गया और ये C हो गया, तो BC जो बनेगा 2:3 में ही बनेगा। इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड रेशियो होगा, 2:3 की रेशियो बनेगा। अगर इसका 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम, और इसका 3 वॉल्यूम है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2:3 की रेशियो में ही बनेगा। यही बात ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कंपाउंड देयर कंबाइनिंग मासेज आर इन सेम प्रोपोर्शन,
इनकी जो कंबाइनिंग मास है बी और सी, जो नया कंपाउंड बना है बी और सी, उनकी मासेज का प्रोपोर्शन जो होगा वो सेम होगा। यहाँ पे अगर 2 मास है, 2 वॉल्यूम मास है, इसका 3 वॉल्यूम मास है, तो 2:3 के रेशियो में ये पाए जाएंगे। अगर इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो कहेंगे, मान लो एक आगे हाइड्रोजन एटम है, ठीक, हाइड्रोजन किससे कंबाइंड किया, एक तरफ सोडियम से कर लिया, एक तरफ क्लोरीन से कर लिया। अब देखो यहाँ क्या बनाएगा, NaH बनाएगा। ये इसको अगर A कह रहे हैं, ये B कह रहे हैं, ये C कह रहे हैं, तो NaH क्या हो गया, AB हो गया, और यहाँ पे NaCl हो गया, यहाँ HCl हो गया, HCl हो गया, ये क्या हो गया, AC हो गया, ठीक। यहाँ AB और AC हो गया। अब हमको क्या बनाना है, BC बनाना है। BC मतलब क्या, ये सोडियम B हो गया, सोडियम B हो गया, और C क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या हो गया, BC। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सोडियम का अगर मास करें तो 23 है 1:1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1:35.5। तो जो ये जो बनेगा ना, इसका मास क्या होना चाहिए, 23:35.5 है भी। यहाँ पे देखिए सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5। तो यही ये ला कहता है कि अगर ये एक एलिमेंट जो है दो अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन करके दो अलग कंपाउंड बनाता है, तो उसमें जो अनफिक्स्ड वाले जो होते हैं, अगर उन दोनों को एक मिला के एक और कंपाउंड बनाया जाएगा तो वो सिंपल रेशियो उसका बनता है, या प्रोपोर्शन उसका क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में वो यहाँ कंपाउंड बनाते हैं। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। थोड़ा सा ये चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में, आपको रिलेट करें, इसका न्यूमेरिकल भी हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको, और इस चीज़ को और क्लियर करेंगे। वैसे देखिए ये सब लॉ है ना, तो एक तरफ से ये सब एक्सपेरिमेंटल लॉ है और एक बता दिया गया है। ये सब हम लोग इसलिए हमको लग रहा है ना कि अरे ये सब तो जाना हुआ चीज़ लग रहा है कि अरे ये यहाँ सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ क्लोरीन है, तो सोडियम का ये तो होना ही चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए। लेकिन ये सब पहले हमको नहीं पता था, आज हमको पता है ना कि सोडियम का मास इतना है, क्लोरीन का मास इतना है, तो सिंपली हम समझ जा रहे हैं कि ये तो होना ही होना चाहिए। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं पता था, ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग पता किए ये चीज़। इसलिए क्या हो रहा है कि ये उस समय इन लोग एक्सपेरिमेंट करके ये लॉ को बताया। अभी हम लोग को ये सब चीज़ें पता हो गया है, इसलिए लगता है कि अरे ये तो सिंपल बात है, ये होता है। तो ये लॉ है और इसको समझना है। इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसको भी मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। तो ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इसमें क्या है, ये बहुत छोटा सा लॉ है और बहुत ही एकदम ईजी है, इसको बस थोड़ा समझने का है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ ए गैस फेज रिएक्शन, कोई भी गैस फेज रिएक्शन हो, मतलब रिएक्टेंट में सब क्या हो, गैस हो, प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है, तो उसमें एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई फिक्स्ड क्या हो, प्रेशर हो, और टेम्परेचर क्या हो, फिक्स्ड हो, टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड हो, तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट विल फिक्स्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम। मतलब जो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं वो वॉल्यूम के फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करते हैं, या एक छोटे से होल नंबर में रिएक्ट करते हैं। इसको कैसे समझेंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ठीक, हाइड्रोजन गैस है, ठीक, ये गैसीय फॉर्म में हाइड्रोजन है, ठीक, ये क्या किया, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट किया, ठीक, गैसियस है, तो ये H2O ये गैस बना दिया, ठीक। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग हाइड्रोजन का क्या कर रहे हैं कि या तो देखो हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम लेंगे, यहाँ हाफ वॉल्यूम आप ऑक्सीजन लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक। या इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो 2 वॉल्यूम आप क्या होगा, H2 गैस होगा, और प्लस 1 वॉल्यूम आप क्या होगा, 2 वॉल्यूम आप H2O ले लिए, और 1 वॉल्यूम आप क्या हो गया, O2 ले लिए, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 2 वॉल्यूम आप क्या करेगा, H2O हमको गैस फेज में मिलेगा। देखिए ये सेम चीज़ है, यहाँ पे क्या किया हम 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे कट गया है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये चीज़ हम इसको इसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे दोनों लिख सकते हैं। तो
तो ये क्या कह रहा है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को ले रहे हैं और ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम को ले रहे हैं, यहाँ 1 वॉल्यूम ले रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम वाटर मिलेगा। तो ये जो रेशियो होता है ना, ये क्या होता है, ये एक सिंपल होल नंबर को बियर करता है। अगर ये गैसियस फॉर्म में हो और किस पे, टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, फिक्स्ड हो, तो एक होल नंबर, जैसे देखो यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे ∗2, ये क्या हो गया 1 हो गया, और ये 2 हो गया, 2:1:2, ये एक सिंपल होल नंबर को बियर कर रहा है। इसको दूसरे शब्द में हम कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम लोग को ये चीज़ पता है कि H2 और Cl2 को मिला, ठीक, ये क्या बन गया, HCl हमको मिल गया, 2HCl, ठीक, हाइड्रोजन और क्लोरीन बना को हम लोगों ने मिलाया और क्या बन गया, 2HCl। तो अगर आप ऐसे देखेंगे कि जब साइंटिस्टों ने क्या किया होगा कि साइंटिस्ट जब ये वो कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो वो क्या किए होंगे, हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को मिक्स किए होंगे और एक एक इनको प्रोडक्ट मिला होगा। उस समय पता नहीं रहा कि ये कौन सा प्रोडक्ट निकला है। तो जब क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन जो गैस को मिक्स किया गया तो एक हमको प्रोडक्ट मिला है, कोई साइंटिस्ट को मिला है, प्रोडक्ट मिला है। तो उन्हें ना ये एक्सपेरिमेंटल से ऑब्जर्व किया कि जब एक वॉल्यूम हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक वॉल्यूम जब हाइड्रोजन एक वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तभी हमको क्या 2 वॉल्यूम HCl मिलेगा, 2 वॉल्यूम। ये कब पता चला, जब एक्सपेरिमेंट साइंटिस्टों ने किया। ये पहले से थोड़ी ना पता था कि यहाँ पे 1 वॉल्यूम लेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे 2 वॉल्यूम मिलेगा। ये कब पता चला, ये एक्सपेरिमेंट करने से पता चला। पहले हमको हाइड्रोजन के बारे में पता था, क्लोरीन के बारे में पता था कि हाइड्रोजन गैस होता है, क्लोरीन गैस होता है, इनको कंबाइन किया तो ये हमको पता ही नहीं था कि हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। पता कब चला, जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि ये 2 वॉल्यूम हमको HCl गैस हमको मिलता है, ये HCl गैस मिलता है। तो यही ये ला करता है। ये किसने किया था, गैलुसेक ने क्या किया था, इसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया था कि जब भी हम ऐसे मिलाते हैं तो ये सिंपल होल नंबर की रेशियो में हमको मिलते हैं। अगर 1 वॉल्यूम ये डाले, 1 वॉल्यूम ये डाले तो हमको 2 वॉल्यूम ये चीज़ मिलता है। 2 ये ले लिए और 1 यहाँ पे ले लिए, ये 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन लिए, 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लिए, तो 2 वॉल्यूम हमको H2O मिलता है। ये बाई एक्सपेरिमेंट इन्होंने पता किया गैलुसेक ने, और इसी को एक ला दे दिया। अब हमको यहाँ से तो अब याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो ये चीज़ लग रहा है कि अरे ये तो होता ही है। ये होता नहीं, ये एक्सपेरिमेंट से दिखाया गया है। तो इन्हें लोग किसने दिखाया, ये गैलुसेक ने दिखाया, और गैलुसेक ने दिखाया इसलिए इसको एक ला दे दिया कि जब कोई भी ये फिक्स्ड होता है, ये नहीं कि अगर यही बताओ H2 में अगर हम लोग हाफ Cl2 मिला देते तो ये क्या HCl बनता है, 2HCl मिलता है, हमको नहीं मिलता, ये रिएक्शन ही नहीं होता। तो हमको ये यही चीज़ बताए थे कि अगर हमको HCl बनाना है तो यही रेशियो में हम लोग डालेंगे एक, तब ये क्या होगा HCl ये जाके बनेगा। तो ये जो कह रहे थे हमेशा ये बियर करता है एक छोटा सा होल नंबर के रूप में ये रेशियो होता है जितना भी। और देखिए एक यहाँ पे हमने लिखा है वॉल्यूम के बारे में, तो पीछे ही बताया था मैंने कि वॉल्यूम कोई मेजरमेंट नहीं कि जैसे 1 ml नहीं या 1 लीटर वॉल्यूम नहीं कहेंगे, ये सब फिक्स्ड यूनिट नहीं होता है। वॉल्यूम मतलब कि जैसे अगर ऐसे सिंपली भी कर सकते हैं, अगर ग्लास है ना, ये क्यूब है, मान लो क्यूबिक है, तो ये क्या होगा, ऐसे ये हो गया 2 वॉल्यूम। मान लो ये इतना बड़ा ये ग्लास है तो ये 2 वॉल्यूम का, ये प्लस ये अगर इसके कंपैरिजन में इसको लिखा जाए तो ये 1 वॉल्यूम हो गया, और ये क्या हो गया 1 वॉल्यूम, और ये 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। तो ये कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, या तो आप ग्लास ले लीजिए, कटोरी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो वॉल्यूम मतलब कि अगर एक कटोरी क्या हो रहा है, अगर आप ले रहे हैं एक इसको हाइड्रोजन को, यहाँ हाइड्रोजन को 1 कटोरी ले रहे हैं, 2 कटोरी, तो 1 कटोरी क्या करेंगे, ले लेंगे ऑक्सीजन को, या 1 ग्लास ले लेंगे। तो ये वॉल्यूम कोई फिक्स्ड नहीं होता है।
वॉल्यूम किसी भी को कह सकते हैं, या तो ml को ले लीजिए। हाँ, लेकिन अगर एक रेशियो क्या होता है, अगर 1 ml आप ले रहे हैं कोई भी, तो 1 वॉल्यूम को कह रहे हैं, तो 2 वॉल्यूम मतलब कि 2 ml लेना होगा। फिर 1 वॉल्यूम मतलब 1 लीटर भी हो सकता है, तो 2 वॉल्यूम के लिए 2 लीटर लेना होगा। तो वॉल्यूम जो है फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, एक मेजरमेंट को दिखा रहा है कि इतना, एक किसी भी चीज़ को, एक मान लीजिए कि आप ये 1 वॉल्यूम है तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 2 वॉल्यूम हो जाएगा, उसका ट्रिपल 3 वॉल्यूम, उसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 4 वॉल्यूम होगा। तो इन्होंने इसी हिसाब से कहा था कि अगर किसी भी चीज़ में, तो ये जो वॉल्यूम रेशियो होता है ना, वो क्या एक सिंपल होल नंबर के रूप में होता है, बहुत इधर उधर डेसिमल या उसमें नहीं होता है, ये सिंपल होल नंबर को बियर करता है। तो इस प्रकार से सभी आपको 5 रूल को मैं बता दिया। अब मैं आपको एवोगैड्रो लॉ बताऊंगा आगे के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।